अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। द concept of limit is a function on which the basis on which the structure of calculus rests। जो लिमिट है किसी फंक्शन की वो हम कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो कैलकुलस के हमारी जो सेकेंड है कि मैथमेटिक्स की बुक है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। एक पार्ट उसका कैलकुलस है और दूसरा एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसका नेम जो है वो है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। और जो लिमिट ऑफ फंक्शन है वो बेसिस है जिस पर ये कैलकुलस पूरा रेस्ट करता है। यानी कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमें लिमिट ऑफ फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ फंक्शन इट इज एसेंशियल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस। यानी अगर हमें लिमिट का डेफिनेशन को समझना है तो हमें नीचे हमें कुछ फ्रेजेस यानी एक्स अप्रोचेज टू जीरो नजर आ रहा है। इसी तरह और दो तीन फ्रेजेस हैं, इनके मतलब हमें समझना जरूरी है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज जीरो, यानी एक्स जो है वो हमें अप्रोच करा जीरो, ये जीरो के अप्रोच करा, यानी वो जीरो के इक्वल नहीं है लेकिन वो जीरो को अप्रोच उसके क्लोजेस्ट है, बहुत क्लोज पहुंच सकता है लेकिन जीरो के इक्वल नहीं आता। यानी एक्स आहिस्ता आहिस्ता जीरो के क्लोज होता जा रहा है। अब इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है। सपोज अ वेरिएबल x assumes in succession a series of values s। मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वेरिएबल की वो है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 आ रही है। ये एक सक्सेशन सीरीज समझ ली, हमारे पास जो होती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ये हमारे पास आ जाता है इस फॉर्म में 1, 1/2, 1/4 को हम 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/8 को 1/2 क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट 2 to the power 4 आ जाएगा 16 की जगह। यानी हमने इसको पावर्स वाली फॉर्म में लिख लिया। अगर आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर निकालो, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करके डेसिमल्स में आंसर निकालो तो 1 जो होता है वो हमारे पास 1 ही आता है। 1/2 जो होता है वो 0.5 आता है। 1/4 या 1/2 स्क्वायर जो होता है वो 0.25 आता है। अगर आप इस सीरीज को देखो यहाँ पर तो आपको नजर आएगा कि 1 इस सीक्वेंस को कि हमारे पास 1 0.5 उससे छोटा है, 0.25 उससे छोटा है। अगर आप 1 को 8 पर डिवाइड करोगे तो उससे ज्यादा छोटा आता जाएगा। ये नंबर जो है 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन ये 0 से क्लोज होता जा रहा है। जैसे आपके पास 1 से 0.5 हाफ रह गया, 0.5 से 0.25 होगा वो 0.5 का हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उससे छोटा आंसर आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में उससे छोटा आंसर आ जाएगा। छोटे आंसर आते आते हमारे पास 0 से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर आप देखो 1, 1/2, 1/4 चाहे वो छोटा होता जा रहा है लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर किसी भी नंबर के साथ माइनस नहीं है। तो जैसे जैसे ये नंबर ये सीरीज जो है या सीक्वेंस जो है आगे कंटिन्यू करता जाएगा तो हमारे पास नंबर छोटे से छोटा होता जाएगा लेकिन सबसे लास्ट एंड तक वहां का कहाँ तक पहुंच सकता है वो 0 तक पहुंच सकता है। 0 से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि 0 से नीचे जो होता है कम नहीं जा सकता क्योंकि उससे कम जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज है इस सीरीज की ये अप्रोच कर रही है 0 को ऐसा ऐसा। जैसे जैसे हमारे पास 1/2 था, 1/2 से 1/2 स्क्वायर हुआ, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी और n तक पहुंचेगी। n हम सपोज कर लेते हैं कोई बहुत भी बड़ा सा नंबर है। वी नोटिस दैट x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेस। जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है हमारे पास x स्मॉल होता जा रहा है। n कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज, और उसको हम जितना चाहे उतना n को जितना चाहे अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हैं। 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम उसको जितना चाहें उतना ज्यादा n को बड़ा कर सकते हैं। जितना n बड़ा होता जाएगा 1/2 n का आंसर उतना ही छोटा देगा। अगर n हमारे पास 2 to the power 10 है तो उससे जो आंसर आएगा, और हम ले लें 20 तो 1/2 to the power 10 का आंसर बड़ा होगा, 1/2 to the power 20 का आंसर जो होगा वो ज्यादा छोटा होगा। यानी जितना n बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारे पास आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x, ये जो हमारे पास x, ये जो x की वैल्यूज है जो डिक्रीज हो रही है, इस सिंबॉलिकली रिटर्न एज x अप्रोच 0। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। जैसे जैसे हमारे पास n बड़ा होता जा रहा है x की वैल्यूज 0 से क्लोज होती जा रही हैं। एंड इज रेड एज x अप्रोचेस टू 0 और x टेंड्स टू 0। और इसको हम क्या कहते हैं, या तो हम कह देते हैं x अप्रोचेस 0 या हम कह देते हैं x टेंड्स टू 0, यानी वो 0 से क्लोज होता जा रहा है या उसके वैल्यू के पास जा रहा है। नेक्स्ट है द सिंबल नोट है हमारे पास, सिंबल x अप्रोचेस 0 या x टेंड्स टू 0 इट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यानी उसी पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू आ गई x 0 पर फंक्शन की वैल्यू। लेकिन x अप्रोचेस 0 का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता 0 से क्लोज आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं हुआ।
जीरो से क्लोज जा रहा है इस साइड से। जैसे हमारे पास 1/2 से 1/4 हुआ, 1/4 से 1/8 हुआ, वैल्यू और छोटी होती गई। इसका मतलब है सिंबल का कि x जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीरो के इक्वल है। x approaches zero means x is very close to zero but not actually zero. x equal to zero means x is actually zero. इसका मतलब क्या, x की जो वैल्यू है जीरो है, इसका मतलब है x की वैल्यू बहुत क्लोज है जीरो को, लेकिन वो जीरो को टच नहीं कर रही, मतलब उससे पहले तक आ रही है। अब नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ फ्रेज x approaches infinity। अभी हमने पढ़ लिया कि वो जीरो से क्लोज आ रहा, अब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कैसे कर रहा है। इन्फिनिटी हमें पता है कि एक बहुत ही बड़ा सा नंबर जो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एंड लिमिट नंबर्स की कहाँ जाती है। वैसे तो नंबर्स की कोई भी एंड लिमिट नहीं है, लेकिन हम शो करने के लिए इन्फिनिटी सिंबल को यूज कर लेते हैं कि हम कह देते हैं कि ये सबसे मैक्सिमम नंबर है जो हमारे पास पॉसिबली आ सकता है। सपोज अ वेरिएबल x assume in succession a series of values as 1, 10, 100, 10,000 and that is 1, 10। इसको हम लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 1000 को लिख सकते हैं 10 क्यूब। इसी तरह हमारे पास 10 टू द पावर n, जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे ही इसको हम बड़े नंबर्स को इस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। इट इज क्लियर दैट x इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीज। हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे n यानी पावर बढ़ती जा रही है, ये 1000 है, इससे नेक्स्ट होगा 10,000 है, उससे नेक्स्ट उससे बड़ा हो जाएगा, उससे नेक्स्ट उससे बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ी है वैसे पावर ज्यादा हो रही है, वैसे नंबर बड़ा होता जा रहा है। ऊपर डिवाइड में था तो नंबर छोटा होता जा रहा था n, क्योंकि जो n वाला ये जो था ना हमारे पास पावर वाली जो नंबर था वो हमारे पास डिवीजन में था। जैसे जैसे बड़ा होता है हमारे पास पूरा नंबर छोटा होता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पावर है n, यानी जो n है वो ऊपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा नंबर भी बड़ा होता जाएगा। It is clear that x is becoming larger and larger as n increases and can be made as large as we please। जितना हम चाहे उतना उसको बड़ा कर सकते हैं by taking n sufficiently large। अपनी मर्जी से जितना भी काफी बड़ा उसको लेकर भी हम n की बड़ी सी वैल्यू निकाल सकते हैं। This unending increase of x is symbolically written as x approaches infinity and it is read as x approaches infinity or x tends to infinity। और अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसमें हमारे पास नंबर है वो बड़ा ही होता जा रहा है, तो हम कहते हैं कि x जो है वो या तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को या x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब दो केसेस हमने पढ़ लिए, एक या तो x अप्रोच कर रहा था जीरो को या अप्रोच कर रहा था सबसे बड़े नंबर को। अब एक हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो x जीरो, मैक्सिमम हमारे पास मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब यहाँ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को निकाल दे तो सबसे लीस्ट हमारे पास जीरो हो जाता है और पॉजिटिव में हमारे पास मैक्सिमम इन्फिनिटी आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एंड्स पर हो, हमारे पास किसी मिड पॉइंट पर कोई एक रैंडम नंबर पे भी हमारे पास x जो है वो अप्रोच कर सकता है। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो उसको हम लिख लेते हैं सिंबॉलिकली, इट इज रिटन एज x अप्रोचेस a या x अप्रोचेस 2 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो हमारे पास रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं x अप्रोचेस a या x अप्रोचेस दैट नंबर, जो भी नंबर होगा, विच इज मीन्स दैट x इज सफिशिएंटली क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम अ नंबर a। इसका मतलब क्या है, x जो है वो क्लोज होता जा रहा है उस नंबर a से, लेकिन वो उस नंबर के इक्वल नहीं आ रहा फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड पे से भी। दैट इज x माइनस a बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज बट x माइनस a नॉट इक्वल टू 0। यानी x और a के दरमियान जितना फासला x माइनस a से हमारे पास x और a के दरमियान जो फासला है वो आ जाएगा। x माइनस a स्मॉल हो रहा है, मतलब x और a के दरमियान फासला कम होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि फासला तो कम होता जाएगा लेकिन वो जो फासला है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर फासला 0 के इक्वल हो गया इसका मतलब जो x और a है वो बराबर हो जाता है। बराबर नहीं हो सकते लेकिन उनके दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता कम से कम स्मॉलर होता जा रहा है, जैसे ये हमने लिमिट को इंक्रीज कर रहा है। इसको देखने के लिए हम ये फिगर भी देख सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे हमारे पास समझ लें, ये अगर ये आप देख लिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हमारे पास जो पॉइंट लिया हुआ वो ये पॉइंट लिया हुआ है। यहाँ पर आप समझ लें यहाँ पे x हमें क्लियरली नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे जो होता है वो x और y दोनों 0 होता है। लेकिन ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, समझ हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ये 2 है, ये पॉइंट 2 आ रहा है। x 0 पर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। इस पर हमने ये ग्राफ बना लिया पूरा ग्राफ। अब हम देखते हैं कि
जैसे जैसे टू, अब ये -2 है, यहाँ -1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ 0 सपोज कर लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ 2 सपोज कर लेते हैं। जैसे जैसे -2 से -1 और -1 से 0 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से क्या होगी, 2 से 1 पे, 1 से 0 पे। लेफ्ट हैंड साइड से भी जैसे जैसे वैल्यू 0 के क्लोज आ रही है, और राइट हैंड साइड से भी जैसे जैसे वैल्यू 0 के क्लोज आ रही है x की वैल्यू, वैसे वैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट वो भी, ये जो हमने वैल्यू कंसीडर किया समझ लें 2 है y पर वैल्यू, y इक्वल टू 2 या f इक्वल टू 2, वैसे ही हमारे पास जैसे x हमारे पास 0 के क्लोज आ रहा है, वैसे ही हमारे पास y या f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 2 के क्लोज आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि as x अप्रोचेस 0 f ऑफ x और y अप्रोचेस 2। तो ये हमारे पास फंक्शन की जो कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, वो इसको इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ कंसेप्ट ऑफ अ लिमिट ऑफ फंक्शन बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन। यानी उन्होंने क्या कर लिया कि कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है, एक शेप होती है 4 साइडेड 5 साइडेड, मतलब पॉलीगॉन होती है जिसमें डिफरेंट साइड क्लोज शेप होती है, उसमें 3 साइड्स भी हो सकती है, 4 साइड्स भी हो सकती है। 2 साइड से क्लोज फिगर नहीं बन सकती, 3 4 5 6 7 आगे जितनी भी हम साइड्स लेना चाहें उतनी साइड ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है पॉलीगॉन्स लिए हुए ऐसी शेप्स जो मुख्तलिफ साइड 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इस तरह की साइड से बनने वाली फिगर को यूज करते हुए उन्होंने कंसेप्ट ऑफ लिमिट शो किया हुआ है। सबसे पहले सबसे आसान सी शेप 4 साइडेड पॉलीगॉन, जो स्क्वायर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 4 साइडेड पॉलीगॉन। कंसीडर सर्कल ऑफ यूनिट सर्कल विद सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल जो किसी शेप ट्राइंगल के स्क्वायर के जो वर्टिसेस कोनों में से पास हो रहा हो, वो सर्कमस्क्राइब करा होता है उस शेप को। हमने कंसीडर कर लिया एक यूनिट रेडियस विद सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर 4 साइडेड पॉलीगॉन एज शोन इन अ फिगर। अब फिगर में दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसने एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 एंड इट्स, और यूनिट सर्कल है तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो 1 होगा। यानी यहाँ ये जो सर्कल है ये इसका रेडियस है, सेंटर आ गया, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो रेडियस है, और रेडियस जो है वो 1 है, ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। और यहाँ पे यूनिट का मतलब, यूनिट जो वर्ड है उसका मतलब होता है 1, और यूनिट जो हमारे पास रेडियस आएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। और जितने भी इसमें रेडियस बनते हैं वो सारे 1, ये भी सर्कल का रेडियस बन जाएगा, ये भी सर्कल का रेडियस बन जाएगा, ये भी सर्कल का रेडियस बन जाएगा, और ये भी सर्कल का रेडियस बन जाएगा। ये दोनों जो है वो 1 1 के इक्वल है। अब हमारे पास सम ऑफ 3 साइड ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको यूज करते हुए ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सम ऑफ 2 साइड्स, यानी हमारे पास जो ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। वहां उसको यूज करते हुए हमने ये स्क्वायर रूट निकाल लिया। ये मैं लिख देती हूँ, जो बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हमारे पास बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्रीज के जो होता है ऑपोजिट होता है। ये हमारे पास हाइपोटेनस बन जाएगा, ये बेस, और एक बेस बन जाएगी, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा। जब स्क्वायर खत्म करेंगे इसका h वाला हाइपोटेनस तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। द साइड ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 2। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, अब स्क्वायर की सारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अगर ये वाली साइड हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, और ये भी स्क्वायर रूट 2 है। एंड इट्स एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट। और जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, किस सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है, अगर उसके एक साइड, सॉरी सर्कल का नहीं, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमारे पास अगर एक साइड गिवन हो तो उस साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। तो स्क्वायर में जो लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती है, तो ये भी स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और वही हमारे पास क्या है, एरिया आ जाता है। ए जो है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाता है। और एक्स समझ लो अभी आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2 है।
इसका आप स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ये निकालिए, इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एरिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इस शेप को और पार्ट्स में, मतलब हमारे पास 4 साइडेड था, इसको हमने नेक्स्ट जो था वो 8 साइडेड पॉलीगॉन बना लिया। 8 साइडेड पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन खींच ली। उसके बाद हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास 8 साइडेड पॉलीगॉन बन गया। अब 8 साइडेड पॉलीगॉन का उन्होंने बस आपको बता दिया कि 8 साइडेड पॉलीगॉन का जो हमारे पास एरिया आएगा वो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 2 स्क्वायर रूट जो था वो हमारे पास जो आंसर आया, फिर 2 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ गया। अब इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट हमारे पास और ज्यादा क्लोज होगा एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का। सर्कम सर्कल हमारे पास क्या है, ये इसका जो सर्कल हमारे पास आसपास कर रहा है ना, जिसको बाउंड्री बना रहा है इसकी सर्कल, उसका जो हमारे पास एरिया उससे क्लोज हो जाएगा। एक्चुअली हम आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इसका जो एरिया निकल रहा है वो सर्कल के एरिया से काफी कम है। ये वाला पार्ट भी निकल जाता है, ये वाला पार्ट भी निकल जाता है, ये वाला भी, यानी स्क्वायर का एरिया जो है वो सर्कल के एरिया से काफी कम है। अगर आप इस शेप को देखो तो ये सर्कल को ज्यादा कवर करता है ये शेप, और इसका एरिया जो होगा वो सर्कल के एरिया से ज्यादा क्लोज होगा। अगर इसको और हम ब्रेक कर दें, मतलब यहाँ पर हम लाइंस और ब्रेक कर ले, हर पार्ट को, इसको एक लाइन इधर से खींच ले, एक लाइन इधर से खींच ले, एक लाइन इधर से खींच ले और एक लाइन हम इधर से खींच ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 16 पार्ट्स में। तो 16 पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो होगा, आप अगर आप देखो तो ये सर्कल से और ज्यादा क्लोज हो गया, सर्कल से और ज्यादा क्लोज हो गया। इसका जो एरिया वो हमारे पास 3.06 आ रहा है 6 साइडेड पॉलीगॉन का, और वो हमारे पास आगे उन्होंने बता दिया है कि जैसे जैसे हम इसके बढ़ाते जाएंगे, इसके जो कट्स है यानी जो इसके जो पार्ट्स हैं उनको बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास इन पॉलीगॉन का एरिया जो है, ये चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर से वो 8 साइडेड बन जाता है, 8 साइडेड से 16 साइडेड बन जाता है, तो इनका जो एरिया है वो सर्कल के एरिया से क्लोज होता जाता है। यानी जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पॉलीगॉन का एरिया सर्कल के एरिया को अप्रोच कर रहा है। It follows that n the number of side of inscribed polygon increases, the area of polygon increases and becoming nearer to 3.14 which is the area of circle of the unit radius। यानी जैसे जैसे हमारे पास पॉलीगॉन की साइड्स इंक्रीज होती जाती हैं, 4 से 8, 8 से 16 होती हैं, वैसे वैसे हमारे पास इस पॉलीगॉन यानी जो शेप अंदर सर्कल के बन रही है, चाहे वो 4 साइड से बन रही हो, 8 साइड से बन रही हो या 16 साइड से बन रही हो, उससे हमारे पास जो है उसका साइज जो एरिया है वो हमारे पास सर्कल के एरिया के क्लोज हो जा रहा है। सर्कल हमारे पास क्योंकि यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है तो हमारे पास पाई आ जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर आप देखो 2 जो है वो 3.1 यानी स्क्वायर से बना था उससे काफी दूर है। अगर 2/2 इसका एरिया था वो हमारे पास ज्यादा क्लोज होगा, और जो नेक्स्ट 16 साइडेड वाला बना उसका एरिया जो है वो 3.061 आया, वो 3.1 से और भी ज्यादा क्लोज हो गया। तो जैसे जैसे हमारे पास n बढ़ते जा रहे हैं यानी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे पास एरिया ऑफ इंस्क्राइब पॉलीगॉन या अंदर पॉलीगॉन शेप बन रही है उसका एरिया ऑफ सर्कल को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे n यानी नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी का मतलब बढ़ती जा रही है, ज्यादा बड़े नंबर तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल यूनिट सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज पाई, यानी जो हमारे पास जो पाई निकल रहा है 3.1 पर, हमें पता भी चल रहा है ना कि 3.14 के ही करीब आ रहा है। जो हमारे पास अंदर शेप्स बन रहे हैं उनका एरिया भी 3.14 के करीब आ रहा है। इसका मतलब क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज पाई विच इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें, ये हमारे फिगर वाली पॉइंट में शो कर ले, ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के हमारे पास लिमिट होती क्या। अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल में हम अप्रोच में हम देख लेते हैं, कंसीडर अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, द डोमेन एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब वाला, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हम डिवाइड नहीं हो रहा कोई नंबर, स्क्वायर रूट नहीं है, तो कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है कोई जो इस फंक्शन में डिफाइन हो। अगर हम 1 लेना चाहे 1 का आंसर भी निकल आएगा, 2 का आंसर भी निकल आएगा, -1 का भी निकल आएगा, -2 का भी निकल आएगा, 0 का भी निकल आएगा। फ्रैक्शन में नंबर लें उनका आंसर भी निकल आएगा। अनडिफाइंड कहीं नहीं होगा, नहीं हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा। तो हमारे पास लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0। तो हम चेक करते हैं अगर x हमारे पास 2 के क्लोज अप जा रहा है तो हमारे पास f of x का आंसर क्या आ रहा है, यानी फंक्शन का आंसर क्या आएगा जब हम क्लोज होते जाएंगे f of x is equal to 2 के, x is equal to 2 के साथ। हम क्या करेंगे, 2 के लेफ्ट साइड के भी नंबर्स ले लेंगे, यानी 2 से छोटे नंबर्स भी ले लेंगे और 2 से बड़े नंबर्स भी ले लेंगे। यहाँ हमने लिया 2 से छोटे नंबर 1.999, 1.9 उससे
थोड़ा बड़े नंबर पे जाते जाएंगे, 1.99, 1.99, 4 टाइम्स 9, ये 2.0001, 2.000। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं नंबर बड़े हो रहे हैं, और राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं तो हमारे पास नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। हमने 2 को छोड़ के 2 से पहले वाले नंबर्स कुछ और 2 के बाद यानी 2 से बड़े वाले नंबर्स ले लिए। अब वो एक्स क्यूब में पुट कर जाते हैं, 1 को एक्स क्यूब में पुट किया तो 1 आएगा, 1.5 को पुट किया, 1.5 का क्यूब लिया यानी ये एक्स है और ये एक्स क्यूब आ रहा है, इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 1.9 का क्यूब लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 1.99 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा। ये सारा हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। 3 का क्यूब लिया तो 27 तक हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अगर आप देखें तो जैसे जैसे नंबर हमारे पास 1 से लेके 2 से क्लोज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास वैल्यू बढ़ती आ रही है 7.99 यानी 8 से क्लोज आ रही है। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी जैसे जैसे नंबर छोटा होता जा रहा है और 2 से क्लोज आ रहा है, 2 से 2.01 नंबर हमारे पास 8 के क्लोज आ रहा है। या लास्ट हमारे पास यानी आपके पास नंबर आ रहा है 7.9988 और 2.01 पे, यानी उससे 2 से पहले वाले नंबर पे 8 से छोटा नंबर आ रहा है थोड़ा सा, और 2 के बाद वाले नंबर पे 8 से थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट पे भी हमारे पास नंबर बड़ा होता होता 8 के अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड साइड से भी नंबर छोटा होते होते 8 को अप्रोच कर रहा है। ये 27 से छोटा होता होता यहाँ पर 8.2 पर आके वो 8 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 से बड़ा होते होते हमारे पास 8.2 पर आते आते वो 8 तक आ जाएगा। दिस टेबल शोज दैट x गेट्स क्लोजर टू 2 sufficiently close to 2 from both side as x get closer to it। जैसे जैसे हमारे पास x 2 को क्लोज हो रहा है, f of x जो है वो 8 के क्लोज हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन x क्यूब एज x अप्रोचेस टू, यानी जैसे हमारे पास x अप्रोच करेगा 2 को, तो f of x या x क्यूब है वो अप्रोच करेगा 8 को। लिमिट ऑफ फंक्शन की हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट अ फंक्शन f of x बी डिफाइन इन ओपन इंटरवल नियर अ नंबर a। हम कह देते हैं ये x की वैल्यू जिस पर हम लिमिट चेक कर रहे होते हैं, यानी जैसे यहाँ पे हमने 2 पे लिमिट चेक करी तो वही 2 जो है यहाँ पे a की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेट द लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइंड नियर नंबर a। हमारे पास जो फंक्शन है वो किसी a नंबर के आसपास डिफाइन है, क्योंकि हम लिमिट ले रहे होंगे उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। तो हमारे पास ओपन इंटरवल नियर a नीड नॉट टू बी एट a, यानी उसके क्लोज तो डिफाइन है, उस पॉइंट पर डिफाइन होना जरूरी नहीं है। एज x अप्रोचेस a, जैसे जैसे x हमारे पास a को अप्रोच करेगा, जैसे यहाँ पे x 2 को अप्रोच कर रहा था, हमारे पास f of x अप्रोच करेगा l को, जैसे यहाँ f of x 8 को अप्रोच कर रहा है। x अप्रोचेस a, f of x अप्रोचेस l। l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ f of x एट एज x अप्रोचेस a। जैसे ऊपर हमारे पास लिमिट ऑफ f of x 8 थी, एज x अप्रोचेस 2, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम डेफिनेशन वाले फॉर्म में या जनरल बात करें तो हमारे पास f of x की लिमिट ऑफ f of x इज l as x approaches a। इसको हम इक्वेशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट f of x approaches l as x approaches a। लिमिट ऑफ f of x as x approaches a is l। ये हम दोनों तरह से कह सकते हैं। it is neither desirable nor practicable to find the limit of a function by numerical approach। we must, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आगे नेक्स्ट जो है वो थ्योरम दिए हैं। We able to evaluate a limit in some mechanical way। theorems on the limit will serve the purpose। हम पूरा मैकेनिकल वो कहना, हम कैलकुलेशन वाली वाइज हम लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने कुछ मैकेनिकल वेव्स थ्योरम की फॉर्म में डिस्क्राइब करनी है, जो हमारे जो लिमिट्स को कैलकुलेट करना है इजी कर देंगे। आप सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 फंक्शन है, f एंड g। 2 फंक्शन है, f of x की लिमिट एट पॉइंट a जो है वो l है, और g of x की लिमिट जो है एट पॉइंट g इज इक्वल टू 1। यानी हम अगर हमारे पास फंक्शन जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा तो फंक्शन की वैल्यू 8 थी, समझ लें अगर x 3 को अप्रोच कर रहा तो फंक्शन की वैल्यू 27 है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है। x अप्रोचेज a, f of x जो है वो इक्वल टू l आ जाएगा। एज लिमिट x अप्रोचेज है, द लिमिट ऑफ g of x इज इक्वल टू m आ जाएगी। हमारे पास 2 लिमिट्स गिवन है, तो उनके सम क्या होगा, अगर हम हमारे पास फंक्शन सम हो रहे हो और दोनों पर लिमिट लग रही हो तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, यानी f of x की लिमिट अलग ले सकते हैं, g of x की ये लिमिट जो है इस पर अलग अप्लाई हो जाएगी और इस पर अलग अप्लाई हो जाएगी। f of x की लिमिट l है और g of x की लिमिट जो है वो m है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 है, तो हमने x पर लिमिट अलग ले ली और 5 पर लिमिट अलग कर ली। x इज अप्रोचेज 1 है तो हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, पुट करने के बाद 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
डिफरेंस वाला, अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे होंगे तब भी हम यही करेंगे। पहले वाले फंक्शन में लिमिट अलग हो जाएगी, दूसरे वाले पे अलग हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमने सपोज कर लिया था एल है और इसकी एम है, तो हमारे पास एल माइनस एम आ जाएगी। इसी तरह एक्स माइनस 5 है, एक्स पर लिमिट जो है वो अलग हो जाएगी और 5 पर अलग हो जाएगी। तो एक्स की 3 आ रही है, अगर लिमिट 3 है तो यहाँ हम 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे। अगर कोई नंबर फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन, क्योंकि उसमें एक्स तो नहीं है ना, ये फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की लिमिट है वो एल है, वो एल जो है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 3 ऑफ एक्स है, 3 हम बाहर ले लेंगे और एक्स पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक्स की लिमिट जो है वो 2 है, हमने 2 पुट कर दी, 3 2 6 आ गई। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट पे भी आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अलग, जी ऑफ एक्स की लिमिट अलग और वो लिमिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी सम है तो उनकी लिमिट्स का सम, जो हम फंक्शन की लिमिट लेने के बाद उनका सम कर लेंगे। डिफरेंस है तो लिमिट्स अलग अलग करने के बाद उनका डिफरेंस कर लेंगे। प्रोडक्ट है तो लिमिट सेपरेट करने के बाद उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी एल की लिमिट प्रोडक्ट एम लिमिट। 2x पे अलग ले ली और x प्लस 4 पे अलग ले ली। ये 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x पे लिमिट आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। x प्लस 4, x पे लिमिट ली 1, 4 में कोई भी x नहीं है तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यानी जहाँ x नहीं होगा वो कांस्टेंट है, उसको हम 1 इधर 1 ले लेंगे और ये 4, ये टोटल 5 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। द लिमिट ऑफ क्वोशंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द क्वोशंट ऑफ द लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। मतलब नीचे वाले की लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, जी ऑफ एक्स भी जीरो नहीं हो सकता और उसकी लिमिट भी जीरो नहीं हो सकती। तो ऊपर वाले फंक्शन पे न्यूमरेटर पे अलग लिमिट हो जाएगी, डिनोमिनेटर पे अलग हो जाएगी। 3 बाहर आया, x की लिमिट 2 थी, 3 2 6 प्लस 4 ये 10 आ गया और x की लिमिट ली तो 2 और 3 प्लस 5 आ गया, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। इसी तरह हमारे पास पावर में आ जाएगा। पावर में हमने क्या करना है, लिमिट अंदर ले लेनी है फंक्शन की, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसकी पावर ले लेनी है, l टू रेज पावर n। अब ये 2x माइनस 3 था, इसमें हमने लिमिट अलग अंदर कर ली और 3 इसकी पावर ले ली। इसकी अगर हम लिमिट ले, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और उस पे लिमिट अप्लाई होगी तो 4 आ जाएगी, 2 4 8 और ये माइनस 3 5 आ जाएगा। अब 5 के हम पावर ले लेंगे, वो जाएगा 125। ये हमारे पास सारे थ्योरम्स हो गए। यानी थ्योरम हमारे पास क्या क्या है, पहला है कि अगर हमारे पास लिमिट्स का फंक्शन, द लिमिट ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट, दो फंक्शन के सम की लिमिट लिमिट्स के सम के, यानी दोनों के लिमिट का सम के इक्वल होती है। इसी तरह डिफरेंस का भी होगा कि हमारे पास डिफरेंस की जो लिमिट है वो लिमिट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। और हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट हो रहा है तो हमारे पास कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट और वो कांस्टेंट भी प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं और उनकी लिमिट है तो हमारे पास दोनों की लिमिट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरह डिफरेंस में हमारे पास क्या होगा, अगर दो फंक्शन कोशेंट हो रहा है उन पर लिमिट अप्लाई हो रही है, द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट्स और देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। इसी तरह पावर में भी हम पावर अलग कर लेंगे और ये हमारे पास थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू a(n x टू रेज पावर n प्लस a(n माइनस 1 x टू रेज पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a1x प्लस a0। ये पोलिनोमियल है। हमने पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमारे पास जैसे एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, इस तरह की हमारे पास जो सीक्वेंस जो बनता था, सीरीज बनती थी, उस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको पोलिनोमियल कहते हैं। ये पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, हमने प्रूव करना है कि अगर हम इस पोलिनोमियल पे लिमिट लें c तो वो पोलिनोमियल भी बन जाएगा जिसमें x की जगह c होगा, यानी पोलिनोमियल ऑफ x की वजह वो पोलिनोमियल ऑफ c बन जाएगा। अगर हम c की x पर लिमिट ले लें c और वो p ऑफ x फंक्शन पे अप्लाई कर दें। यूजिंग थ्योरम ऑन लिमिट्स, हमने जब ये थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स सारे पढ़े हैं उनको अगर हम इकट्ठा कंबाइन करके अप्लाई करें तो पहले तो क्या है, ये सारी टर्म्स प्लस हो रही हैं तो हर टर्म पे अलग अलग, इस पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग और a नॉट पर अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब सब पे लिमिट अलग होगी, an माइनस 1 ये सारे जो होते हैं वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। 3x स्क्वायर में ये an जो होता है वो 3 होता है, 2x जो होता है वो 2an माइनस 1 होता है। तो a वाली जितने भी टर्म्स हैं उनको हम अलग करके उसके अंदर जो है वो लिमिट ले लेंगे x वाली टर्म्स पे, जितने भी x हैं उन पे हम लिमिट ले लेंगे और a जो है उनको बाहर सेपरेट करके उसके अंदर लिमिट लेंगे। अब जहां जहां x है वहां हम c अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा an माइनस 1 cn माइनस 1 अप टू सो ऑन a1c और a नॉट आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये x वाला ही फंक्शन बनता है, बस x की जगह c है, तो इसको हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ c। पोलिनोमियल x की बजाय ये पोलिनोमियल ऑफ c आ गया और ये हमारे पास किसका इक्वल था, लिमिट ऑफ
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट यहाँ से हमारे सारे थ्योरम जो थे हमारे पास खत्म हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने लिमिट के पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।